तो आप इंडिया के सबसे ऐसे बड़े प्लेयर थे, जैसे हमने पिछली बार कहा कि आप खेले नहीं और आप अभी कोच बने इंडियन वुमेन्स टीम के और आपने वर्ल्ड कप जीता। तो ये पूरा का पूरा फिल्मी स्क्रिप्ट है। तो मुझे ये पूछना है कि अगर आप पे फिल्म जो बने तो आप ही प्ले करने वाले रोल या हमारे जैसे के लिए कोई चांस है? क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। जो आपका आचरेकर सर का जो क्रिकेटिंग क्लासरूम था उसमें सब लेजेंडरी स्टूडेंट्स थे, तो उसमें से सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा कौन था? सचिन तेंदुलकर। सर आपका एक ऑनेस्ट मैसेज क्या होगा 90s के सिलेक्शन कमेटी को? DRS का इस्तेमाल किया जाए। दिस प्लेयर ऑफ द मैच इज डेडिकेटेड टू अथर्व सुदामे। चला। हर क्रिकेटर का सपना ब्लू जर्सी पे खत्म नहीं होता, कुछ लोग उससे भी आगे बढ़ते हैं, ऐसी लेगेसी छोड़ जाते हैं जो तालियों के शोर से भी ज्यादा देर तक गूंजती है। उन्होंने रन्स के पहाड़ खड़े किए, गिरती हुई टीम्स को फिर से मजबूत बनाया और आज इंडिया की वुमेन्स टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। प्लीज वेलकम अमोल मुजुमदार। लेट्स प्ले। सर जसं प्रत्येक क्रिकेट मॅचच्या आधी वॉर्मअप केला जातो, तसं आपण पण पहिलं वॉर्मअप करूया। तर तुम्हाला पहिलं म्हणजे शिवाजी पार्कवर येऊन कसं वाटतं, कैसा लग रहा है आपको? मेरा वार्म अप इधर से शुरू हो गया। यहाँ पे बुलाया, ये लोकेशन खास लोकेशन है, यहाँ से क्रिकेट की शुरुआत हुई। माझं शाळेय जीवन माझं इकडे गेलं। कामत मेमोरियल पिच आहे इकडे, आचरेकर सरांचं इकडेच नेट्स लागायचे। सगळं लहानपण माझं इथेच गेलं, या हीच कर्मभूमी। वाह सर, रमाकांत सर ने आपको स्कूल चेंज करने के लिए करना था, तो ऐसा क्या देखा था उन्होंने आप में कि उन्होंने सजेस्ट किया कि आप स्कूल चेंज देखिए ये तो मुझे पता नहीं उन्होंने क्या देखा, बट एक चीज़ उनकी खास थी कि वो हुनर को पहचानते थे। अगर किसी लड़के में वो स्किल है, क्रिकेटिंग स्किल्स है, वो इमीडिएटली स्कूल चेंज करने को, और ये भी बात थी कि अगर सर ने कहा है कि स्कूल चेंज करो, इसका मतलब है वो आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब स्कूल में हम आगे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल है, लेकिन स्कूल चेंज करने के लिए बोले तो ज़्यादा सक्सेसफुल है। यस, वो बहुत कम लोगों को वो चीज़ कहते थे कि स्कूल चेंज करो और शारदाश्रम में आ जाओ। तो शारदाश्रम उनका फोर्ट था, किला होता था। सर आपको नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर ऐसा भी एक टाइटल दिया था, तो उसका प्रेशर कितना था आपको यंग एज में, या नहीं था? देखिए यंग एज में ऐसा तो प्रेशर तो नहीं था। एक चीज़ थी कि कोई तेंदुलकर नहीं, मैं एक साथ ही खेलना शुरू हो गया। यहीं पे हम प्रैक्टिस करते थे, यहीं पे प्रैक्टिस मैचेस खेलते थे और फिर स्कूल मैचेस खेलने दूसरे ग्राउंड्स पे भी जाते थे, आज़ाद मैदान हो या क्रॉस मैदान। पर ये टैग तो लोगों ने दिया, पर मेरे पे कुछ उसका असर नहीं था, बिकॉज आई वाज away from it. I was learning a lot from Sachin. मेरे थोड़े सीनियर थे, एक स्कूल में 1 साल सीनियर थे, पर वैसे देखा जाए तो वो 2 साल बड़े हैं मेरे से। ओके। तो वो प्रेशर नहीं था, पर सीखता ज़रूर था। उनके हर इनिंग मुझे अभी तक याद है। सो आप दूर थे उस सबसे, जैसे आप अभी सोशल मीडिया से दूर वैसे आप सबसे दूर थे। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मला फरक नाही पडत, शिवाजी पार्कचं पाणी प्यायचं। वाह वाह वाह, तो मुझे लगता है हमारा वार्म अप तो अच्छा हो चुका है, अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट पे जाए। शो आपका, मर्जी आपकी। अरे सर, अभी इस सेगमेंट का नाम है पावर प्ले। पावर प्ले? या तो रणजी ट्रॉफी की डेब्यू इनिंग्स में आपने 260 रन्स की पारी खेली थी, तो उसके अगले दिन आपका फील कैसा था? कमाल का था। मैं बिल्कुल 18 साल का यूथ कहूँगा मैं। पर जैसे मैंने कहा, यहाँ पे शुरुआत हुई। और बिल्कुल मुझे पता है कि एक मैसेज आया था, रवि शास्त्री ने वो मैसेज भेजा था। रवि शास्त्री मुंबई का कप्तान था तभी। तो उन्होंने मैसेज भेजा था, तो मुझे ये शिवाजी पार्क जिमखाना के पीछे
जो कट्टा है हाँ। वहाँ पे हम सारे दोस्त इकट्ठा थे और वो मैसेज वाया तभी तो मोबाइल का ज़माना नहीं था, तब वाया मैसेज आया कि आप अगले मैच में यानी प्री क्वार्टर फाइनल्स में हरियाणा के खिलाफ डेब्यू करोगे, उसको 7 दिन है तैयारी जारी रखना और 4 नंबर बैटिंग करोगे। 7 दिन दिए। वो मेरे जहन में अभी भी ताज़ा है हाँ। कि 7 दिन मुझे मिले प्रिपेयर करने। क्या बात है सर। सर आपने मुंबई की जो टीम लीड की उसमें बहुत सारे सीनियर लेजेंडरी प्लेयर थे और यंग टैलेंटेड लड़के भी थे, तो वो टीम लीड करना कैसा था? मुंबई के लिए खेलना एक बहुत बड़ी बात थी और मेरे लिए तो एक सपना था। जब से शुरुआत हुई क्रिकेट की तब से मुंबई के लिए खेलना था और उस ज़माने में एक दौर अलग था वो। हाँ। इतने टैलेंटेड खिलाड़ी थे, विनोद कामली हो या संजय मांजरेकर मेरे कप्तान थे। रवि शास्त्री के बाद सचिन आते ही थे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के बाद में। और भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जो सुपर टैलेंटेड टीम थी। तो 90s का दौर अलग दौर था मुंबई क्रिकेट में, और उस टीम को लीड करना मैं एक सौभाग्य मानता हूँ। सर ऐसा कौन सा प्लेयर था कि जिसको देख के लगता था कि अरे इसे ही देखता रहूँ बस? ऑफ कोर्स सचिन तो हम बचपन से ही एक साथ खेलते थे, बट जब मुंबई के लिए खेलने आता था सचिन तो अमेजिंग। समटाइम्स ही वाज टू मच एक्चुअली। बट उसके बाद मैं ऑलवेज ये बात कहता हूँ कि मुझे ना 3 जनरेशंस देखने मिले मुंबई क्रिकेट में। एक तो रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर, वो जनरेशन देखी। फिर मेरे जो कंटेम्प्रेरीज थे सचिन, विनोद, जतिन परांजपे, साईराज बावतुले, नीलेश कुलकर्णी, ऑल द कंटेम्प्रेरी। एंड देन आई मूव्ड ऑन टू द रोहित शर्मा जनरेशन। रोहित शर्मा ने डेब्यू मेरे कैप्टनसी के अंडर किया। अच्छा। फिर धवल कुलकर्णी था, अजिंक्य रहाणे, दे ऑल मेड देयर डेब्यूज एट दैट टाइम। सो मुझे 3 जनरेशन्स के साथ खेलने का मौका मिला। सर मतलब मुंबई में इतना टैलेंट है। मुझे याद है कि एक बार रमीज राजा ने कहा था रोहित शर्मा को अंडर 19 में देख के कि मैं अगर इंडिया का कोच होता तो मैं इसे 5 साल ऐसे ही देता कि तू बस इंडिया के लिए खेल। तो आपने जब उनको पहली बार देखा तो आपको कैसा लगा था? नहीं, रोहित तो सुप्रीमली टैलेंटेड लगा मुझे, सुप्रीमली टैलेंटेड। और जब डेब्यू किया उसने तो उसका नाम चर्चा में था। अंडर 19 से वो उभर कर आ रहा था, तो स्मूथ ट्रांजिशन, स्मूथ समटाइम्स मुंबई क्रिकेट में 1-2-3 मौके मिलते हैं, उसमें अगर आप करोगे तो फिर आपकी गाड़ी चल पड़ी। पर उसमें नहीं किया तो फिर लोग सवाल उठाने लगते हैं। तो एक स्मूथ ट्रांजिशन था रोहित का, सुप्रीमली टैलेंटेड, एंड टुडे इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिया has produced। सर मुंबई के अलावा आपने आसाम और आंध्रा के लिए भी खेला, तो मुंबई के बाहर क्रिकेट कैसा था आपका? मैंने 17 साल मुंबई के लिए खेला मैं। उसके बाद मैं आसाम चला गया 2 साल। वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि थोड़ा सा अलग लग रहा था, क्योंकि एक अलग कल्चर से आ रहा था, क्रिकेटिंग कल्चर से आ रहा था मैं। तो पर उम्मीद यही थी कि मैं जो कुछ सीखा हूँ यहाँ पे मुंबई में 17 साल कप्तानी की मुंबई की, वो मैं अभी अगले जितने साल है मेरे, मुझे पता नहीं था कितने साल हैं, पर जितने साल है वो मैं और यंगस्टर्स को देना चाहूँगा। जो भी है मैं उनके साथ बांटना चाहूँगा, इसीलिए मैं आसाम चूज़ किया एंड देन आंध्रा। ओके सर, आज का ऐसा कौन सा इंडियन बैटर है जिसको देख के लगता है कि ये मुंबईया है? मतलब इसका आज जैसे आपने बोला कि मुंबई से पानी है, शिवाजी पार्क से पानी है, तो मतलब ऐसा इधर की मिट्टी का बना है, ऐसा किस बैट्समैन को देख के लगता है? रोहित ऑब्वियसली। या बिसाइड्स मुंबई? Besides Mumbai, I think KL Rahul. Okay. He's technically solid,
सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल देता है। अगर अग्रेसिव खेलना है तो अग्रेसिव, अगर रुक कर खेलना है, खड़ूस बैटिंग करनी है तो खड़ूस बैटिंग। तो केएल मुझे थोड़ा सा पसंद है। सर मुझे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछना है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मुंबई के बैट्समैन जो होते हैं उनके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। हेड्स। अरे यार उनके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, उसका मतलब क्या होता है? टाइम होता है मतलब? आई थिंक रोहित इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। अगर आप देखोगे कि टाइम ज़्यादा मीन्स you know, in coaching terminology we say it look early, read early, react early. So LRR करके एक term है. Okay. So look early, read early, react early. Okay. So if you look early at the release point of release, you read it early. Okay. Obviously you process it early and you react. Okay. So वो read का जो time है ना, वो रोहित के पास बहुत ज़्यादा था। ओके। तो जो बॉल को देखने की एक इनबॉर्न टैलेंट भी रहता है, जो आपका लेजी एलिगेंस है, तो वो अंदर ही होता है, अंदर इनबॉर्न टैलेंट। तो पावर प्ले तो हमारा अच्छा गया है, तो नेक्स्ट सेगमेंट पे जाए। बिल्कुल, चलो शो आपका। सर अभी इस सेगमेंट का नाम है थर्ड अंपायर रिव्यू। तो कुछ ऐसे डिसीजंस है, ऐसी चीज़ें हैं कि लोग रिव्यू करना चाहते हैं और कुछ आप भी रिव्यू कर सकते हैं। तो पहला ऐसा है कि लोग कहते हैं कि आप इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं जो कभी इंडिया के लिए खेले नहीं। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से आप इंडिया का वो दरवाज़ा खुल नहीं पाया आपके लिए? वो तो मुझे बहुत रिव्यू ले सकता हूँ क्या इसमें? ये तो फैंस ने रिव्यू मांगा मुझे। मैंने जब डाला था तो लोगों ने बोला था कि ये आप पूछना ही है। नहीं, ये तो मुझे पता नहीं क्यों नहीं खेल पाए। मैं एक चीज़ नहीं कह पाऊँगा, पर इतना मुझे पता है कि जितना मैं खेला वो मैं बिल्कुल मेहनत तो शिद्दत से की मेहनत, और रन्स बनाने थे, रन्स भी किए, काफ़ी सारे रन्स किए। तो अभी तो वो सिलेक्टर्स के ऊपर था या कोई जो तभी पावर में थे, तभी उनके हाथ में था। बराबर। मैं तो कह नहीं सकता। जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया तो आचरेकर सर और मेरे पिताजी ने दो ही चीज़ बोली थी, मेहनत कर और रन्स कर। दोनों चीज़ में आपने किया? मेरे तरफ से तो कोशिश पूरी थी। सर हमने सुना है कि आपने अभी फादर का नाम लिया, तो 2002 में आप क्रिकेट क्विट करने वाले थे, तो आपके फादर ने कुछ ऐसा सजेशन दिया था, हमने ऐसा सुना है। आपका रिसर्च बराबर है। तो क्या था वो सजेशन? हाँ, तभी थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हुई थी जो नहीं, एक तो इंडिया के लिए चांस नहीं मिल रहा था, उसके ऊपर बहुत सारी दूसरी चीज़ें थी। तो मैंने मन ही मन में सोच लिया चलो कुछ दूसरा करते हैं। आई एम एन इटर्नल पॉजिटिव पर्सन, मैं रुकता नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं कुछ और कर लूँगा। तो थोड़ी देर के लिए बंद किया था क्रिकेट। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट था इंग्लैंड का। हाँ। इंग्लैंड में मैंने साइन किया था, एक खास क्लब के लिए साइन किया था, और वो मेरी राह देख रहे थे। मार्च अप्रैल का महीना था, तो मैंने साइन किया था, वो अक्टूबर में ही साइन किया था पिछले साल। तो एक ही चीज़ बोली मेरे फादर ने, जो कमिटमेंट की है तूने वो निभा के आना, अगर उसके बाद अगर तेरे को नहीं करना है, खेलना नहीं है, फेयर इनफ, डोंट इंडल्ज। बट वो कमिटमेंट, हाँ, उधर वो लोग राह देख रहे हैं, उनको निराश नहीं करना बस। उसके बाद हम देखेंगे। खैर पत्ते कुछ अलग शो हो गए उसके बाद। तो कब आपको ऐसा लगा कि अभी इंडिया का जो सपना है वो तो ठीक है, लेकिन अभी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, किसी और चीज़ के लिए खेलना है, मतलब फैमिली हो या अपने खुद के लिए खेलना है, ऐसा आपको कब रियलाइज़ हुआ? नहीं, देखो
एक लंबे करियर में ना बहुत सारे चीज़ें आती है जाती है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो एक वक्त आ गया, तभी मैं समझ गया था कि यहाँ से मैं इंडिया नहीं खेल पाऊँगा, क्योंकि मेरा एज भी हुआ था अराउंड 35 है। तो कौन सा पीरियड था? अराउंड 2000, अभी 35 का भी था मैं 15 years back? या मे बी अराउंड 2008 7 8 आई न्यू कि लगातार 4-5 साल में आई वाज हाईएस्ट रन गेटर मुंबई के लिए, हाईएस्ट रन गेटर था, और चैंपियनशिप भी हम जीत ही रहे थे। पर उसके बावजूद जब इंडिया के लिए नहीं आया कॉल, या इंडिया ए के लिए नहीं आया, तभी मुझे ऐसा लगा कि डोर शट। ओके। पर ऐसा नहीं था फैमिली या कुछ, मैं ड्रामेटिक पर्सन नहीं हूँ। मैंने सिर्फ इतनी ठान ली थी कि मुझे जो कुछ मिला है क्रिकेट से, मैं बिफोर आई रिटायर आई वुड लाइक टू गिव इट बैक। सर, आपका एक ऑनेस्ट मैसेज क्या होगा 90s के सिलेक्शन कमेटी को? डीआरएस का इस्तेमाल किया जाए ऊपर थर्ड अंपायर। मतलब आपको ये स्किप करना है? मैं कर सकता हूँ ना ये सेगमेंट में। ठीक है, कर सकते हो। सर ठीक है, तो आपको अगर एक दिन मेंस टीम का कोच बना दिया जाए, तो पहला ऐसा कौन सा बैट्समैन होगा कि जिसके साथ आप नेक्स्ट में टाइम गुजारना चाहोगे? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, एक मैं आई एम वेरी सर्टन अबाउट दिस इन माय माइंड कि 15 लोगों की टीम होती है, 15 बैटर्स होते हैं मेरे लिए। ऐसा So you don't count the bowlers? नो, वो सिर्फ बॉलिंग ही नहीं करते। 11 लोग बैटिंग करते हैं ना, बराबर, पर 11 लोग बॉलिंग नहीं करते। बराबर। 11 के 11 कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, पर 11 लोग हमेशा एक टीम में बॉलिंग नहीं करते। तो जो 15 लोग जो टीम में है वो मेरे बैटर्स है। माय एवरी बैटर इज इक्वल। ओके। सो अभी आपका चांस है कि आपको अगर कोई लाइफ का डिसीजन रिव्यू करना हो, तो वो कौन सा होगा? क्रिकेट का, लाइफ का, कोई भी, किसी भी चीज़ का हो सकता है वो। So you are asking me about regrets? Yeah, one decision you want to review in your life or in cricketing career, anything. Maybe मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। शायद वो दौर जहाँ मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था, मैं शायद वो दौर में वापस जाना चाहूँगा। और वो 2-3 साल थे जो मेरे इतने खास गए नहीं, वो मैं अलग तरीके से जीना चाहूँगा। ओके, तो पॉजिटिव में वे में जीना चाहूँगा। यस, 100%। वो मैं थोड़ा सा बिटर हुआ था ओके उस दौर में। सर्कमस्टेंसेस इन दैट फैशन, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे इर्द गिर्द, उसके वजह से मैं थोड़ा सा नाखुश था और मन ही मन थोड़ा सा दुखी था। तो वो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। अगर मौका मिले तो मैं वो दौर अलग तरीके से जीऊँगा। सो रिव्यू तो हमारे ख़त्म हुए, तो अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। चलो। From stadiums to studios, from champions to everyday achievers, from the nation's finest athletes to those chasing their first milestone, this is where every journey begins. At 10X, where performance meets precision, a space built for strength, science, and real transformation. सर, अभी इस सेगमेंट का नाम है डगआउट कन्फेशंस। सो जो आपका आचरेकर सर का जो क्रिकेटिंग क्लासरूम था, उसमें सब लेजेंडरी स्टूडेंट्स थे, तो उसमें से सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा कौन था? सचिन तेंदुलकर। वो शरारती बच्चा था? मतलब विनोद कामली से भी ज़्यादा? विनोद कामली भी थे, पर सचिन शरारती बोले ना। हाँ, तो सचिन। वो। और अभी इंडियन वुमेन्स टीम में ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा हैंडल करने के लिए मुश्किल प्लेयर कौन था? सबसे मुश्किल प्लेयर हैंडल करने के लिए? अमोल मजूमदार। मतलब आप खुद को हैंडल नहीं कर पाते थे? डिफिकल्ट।
मतलब वो आपको हैंडल करते थे। वुमेन्स टीम में एक ऐसा यंगस्टर जिसको देख के लगता है कि अरे ये तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब सब भी बहुत ही अच्छे हैं लेकिन एक टैलेंट की नहीं यार, ये तो अलग ही लेवल का टैलेंट है। आई थिंक ऐसे एक को बोलना बहुत मुश्किल है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऋचा घोष में जो टैलेंट है वो वर्ल्ड क्लास है। मैं अगर आई कीप टेलिंग हर कि अगर सब कुछ सही गया तो शी इज़ गोइंग टू बिकम अ कंप्लीट मैच विनर, वर्ल्ड क्लास। मतलब सिक्स हिटिंग, बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी जो बहुत कम लोगों के पास है, वो ऋचा के पास है। एंड ऐड इट अप विद आवर कीपिंग एबिलिटी। बराबर है। तो लगातार 3 मैच जब आप वर्ल्ड कप में हारे तो ड्रेसिंग रूम का माहौल आपने पॉजिटिव कैसे रखा, मतलब आपका उनको सजेशन क्या था? अभी आप देख ही रहे हो ना आधे पौने घंटे से माहौल तो वैसे ही था। जी हाँ, थोड़ी चीज़ें जो क्रिकेटिंग चीज़ें रहती है वहाँ पे कोई देयर इज़ नो बार्गेनिंग इन दैट। बट वैसे अगर आप देखेंगे तो माहौल बिल्कुल शांत, बिल्कुल पॉजिटिव। एंड हिंदी में पता नहीं मुझे एक वर्ड नहीं, मराठी पण शांतता होती। वी हैड अ लॉट ऑफ डिनर्स। एक्चुअली ये टीम की खास बात क्या है कि हम टीम डिनर्स काफ़ी किए, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें निकल कर आती हैं। कोई खेलना पसंद करता है वहाँ पे, टीम डिस्कशंस होते हैं, एक साथ रहते हैं। तो एक साथ रहने की जो चीज़ें थी वो 3 मैचेस हारने के बाद काम आई। सर ऐसा बोलते हैं कि ऑन फील्ड कोचिंग से ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे खासकर कि ऑफ फील्ड कोचिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है और इतनी महत्वपूर्ण होती है। तो वो आपने वो क्या ऐसा किया ऑफ फील्ड की वो इतना फ़र्क पड़ा? इट्स अबाउट मैनेजिंग, इट्स अबाउट मैनेजमेंट। बराबर। इट्स नॉट अबाउट यस थोड़ा सा आपको क्रिकेटिंग टेक्निक या टेम्परमेंट या माहौल बनाना रहता है, बट इट इज़ ऑल अबाउट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ दोस सुपर एलीट एथलीट्स को मैनेज करना। ये खास बात है। अगर आप इंडियन टीम के हेड कोच हो तो फिर वो मैनेजमेंट आपको बराबर करनी पड़ेगी। सर आपने मेंस टीम को भी कोच किया है, मतलब आईपीएल में किया है और बाकी जगह पे भी किया है, और अपने अभी वुमेन्स टीम को कोचिंग किया, तो उसमें क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? देखिए मैं तो मानता नहीं था डिफरेंस, क्योंकि जब मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो, एट द एंड ऑफ द डे इंडियन टीम है। या तो मेरे हिसाब से तो कोई मैंने कभी ये डिफरेंस देखा ही नहीं। हमेशा हरमन को भी कहता रहा कि मैं ये जो बात मैं एक मेंस टीम के प्लेयर को दूंगा वही एडवाइस मैं इधर भी दूंगा। एट द एंड ऑफ द डे कवर ड्राइव इज़ अ कवर ड्राइव ना, वो उसमें कोई दूसरी तरीके से नहीं खेल सकते ना आप। कवर ड्राइव कोई वही तरीके से खेल सकते हो। तो फिर उसमें मैंने कोई डिफरेंस नहीं किया। या द लिटिल बिट ऑन वुमेन्स क्रिकेट थोड़ा सा मुझे कुछ चीज़ें थी वो थोड़ी सी अनलर्न करनी पड़ी। आई हैड टू अनलर्न सर्टन थिंग्स। छोटी चीज़ है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा स्वीपर कवर्स सामने रहता है। जो मेंस क्रिकेट में जो अगर मैं यहाँ पे बैटिंग कर रहा हूँ तो स्वीपर कवर विमेंस क्रिकेट में सामने रहता है यहाँ पे, बट मेंस क्रिकेट में वही स्वीपर कवर यहाँ रहेगा, थोड़ा फाइनर रहता है टुवर्ड्स पॉइंट एंड थर्ड मैन, सो इट्स अ लिटिल फाइनर। तो पहले मुझे समझ नहीं आया, तो एनालिस्ट को मैं पूछता था यार वो स्वीपर कवर वहाँ क्या कर रहा है, यू नो शी नीड्स टू बी अ लिटिल। तो बाद में मुझे थोड़ा वक्त लगा कि जी हाँ बॉल वहीं जा रहा है, इसलिए वो स्वीपर कवर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा अनलर्न करना पड़ा एंड देन आई हैड टू रीलर्न। ओके, सो अगर कोच को कभी गुस्सा है किसी प्लेयर पे तो वो मतलब उस पे निकाल सकता है गुस्सा? मंत्र पढ़िए। कुछ नहीं बोलने नहीं। See, at the end of the day, you're dealing with elite athletes. Elite.
इससे ऊपर नहीं है। नहीं है कोई। सो एलीट एथलीट को हैंडल करना एक यू विल हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, बराबर। इसलिए मंत्र पढ़िए। तो हमारे डगआउट कन्फेशंस तो काफ़ी अच्छे हुए, अभी 2-3 सेगमेंट्स बचे, तो चलो उस पर चलते हैं। शो आपका, मर्जी आपकी। सर अभी इस सेगमेंट का नाम है बाउंड्री ब्रेकर। तो आप इंडिया के सबसे ऐसे बड़े प्लेयर थे, जैसे हमने पिछली बार कहा कि आप खेले नहीं और आप अभी कोच बने इंडियन वुमेन्स टीम के और आपने वर्ल्ड कप जीता। तो ये पूरा का पूरा फिल्मी स्क्रिप्ट है। तो मुझे ये पूछना है कि अगर आप पे फिल्म जो बने तो आप ही प्ले करने वाले रोल या हमारे जैसे के लिए कोई चांस है? देखिए शो तो आपका है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, पर इतना कहूँगा दैट आई एम अवे फ्रॉम ड्रामेटिक्स। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, बहुत रियलिटी में जीना जानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि रियलिटी में ही जीना चाहिए। ड्रामेटिक्स आई लीव इट टू समवन एल्स। सर आप जब कोच बने तो ऐसा आपको लगा कि दिस इज़ माई टाइम फॉर रिडेम्पशन, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया, पर इतना ख्याल आया था कि इतना मुझे मैं बोलूँगा आज इस शो में कि जब मेरे रूम में वो पहले इंडिया की जर्सी आई, मैंने बेड पे रखी थी और उसके और फोटो खींचा था। हालांकि सोशल मीडिया पे नहीं डाला, मैं इतना सैवी नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, पर आई गिव अ कॉल टू माय वाइफ एंड माय फादर, टोल्ड की चला खेळताना नाही आली पण कोचिंग करताना। याच्याकडे असती, नशिबात असती ती काही ना काही करून येणारच। गॉड इज ग्रेट। यस सर, कोचिंग और प्लेइंग में क्या डिफरेंस होता है, मतलब बहुत माइंडसेट में? बहुत ज़्यादा। अगर आप एज अ प्लेयर हो तो यस आपके पास वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, पर आप कोई प्लेयर जोन में रहो और फिर कोचिंग करोगे तो वो चलेगा नहीं। आपको उस प्लेइंग जोन से बाहर आके कोचिंग जोन में आना पड़ेगा। आपको उन लड़के लड़कियों के रोल प्ले करने रहेंगे कि उनकी तरफ से सोचना पड़ेगा। आप प्लेयर हो इसलिए आप प्लेयर की सोच नहीं लगा, आप उस जो प्लेयर को कोचिंग कर रहे हैं उनकी तरफ से सोचना। बराबर है। तो बहुत फ़र्क है। सर जब इंडियन प्लेयर जब यंग होते हैं, वो इंडिया का सपना देखते हैं, तो आप उनको ग्राउंडेड रहने के लिए क्या बोलते हैं, मतलब वो आगे भी जा सकते हैं कि अभी आप IPL कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 2-3 मैच अच्छे गए तो उनको लगता है कि अभी नज़दीक है इंडिया कॉल, तो उनको आप कैसे ग्राउंडेड रखते हैं? कि ये तो काम कोच का नहीं है। ये तो हर प्लेयर का इंडिविजुअल जो भी जैसा नेचर है, जैसा बर्ताव है, वही हिसाब से चलेगा। बट एट द सेम टाइम यू नो इफ़ यू फील कि कोई प्लेयर थोड़ा सा आगे जा रहा है, यू आर एज गुड एज योर सराउंडिंग। आप जैसे सराउंडिंग रखोगे वैसे वो प्लेयर उस सराउंडिंग के हिसाब से रिएक्ट करेगा। ये मैं मानता हूँ। तो वो सराउंडिंग भी इम्पोर्टेंट है कि उस प्लेयर को बताना कि ज़मीन नीचे। सर जब आप वर्ल्ड कप जीते तो ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था? इट इज़ अनबिलीवेबल, आई मीन इट वाज सरियल। गॉड इज़ ग्रेट। मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत कम बार ऐसी बात है कि मेरे पास शब्द नहीं होते। मैं वन लाइनर तो दे दूंगा तो पर क्योंकि आई सेड आई एम वेरी यू नो रियलिस्टिक पर्सन, पर दैट नाइट वाज अ सरियल नाइट, इट वाजंट ऑर्डिनरी नाइट, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। ड्रेसिंग रूम वैसा ही था जैसा हम इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में जीते, तब भी ड्रेसिंग रूम वैसा था। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी ड्रेसिंग रूम वैसा ही था, पर वो जो फीलिंग थी ना वो अलग थी।
सर और बहुत कम बार ऐसा होता है कि मतलब जब प्लेयर्स वर्ल्ड कप जीतते हैं तो उनका तो मतलब उनकी तारीफ़ तो होती ही है, लेकिन ऐसा हुआ था कि आपकी भी उतनी ही तारीफ़ हो रही थी, आपको भी लोग उतने ही प्यार कर रहे हैं अभी, तो वो फील एक कैसा है? मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोच का भी नाम उन प्लेयर्स के साथ ही लिया जा रहा है, मतलब हरमनप्रीत कौर ने आपके पैर भी छुए, तो अभी भी इधर मैं देख रहा हूँ तो लोग ऐसे मतलब देख के मतलब जो रिस्पेक्ट उनके तरफ से आ रहा है वो अनबिलीवेबल है, तो वो आपको क्या लगता है? आय मीन तर मी काय सांगू याच्यामध्ये बट हरमनचं ते मोठेपण आहे की तिने ते जाणलं आणि it was a natural thing. Got a good tremendous respect for Harmanpreet Kaur and every player in my team. ऐसा नहीं है कि हर प्लेयर को उतने ही रिस्पेक्ट से मैं आई ट्राई टू ट्रीट देम, बट वो उनका बड़प्पन है कि और वापस मैं कहूँगा कि 2 महीने से मैंने सोशल मीडिया देखा ज़रूर बाद में, वर्ल्ड कप जीतने के बाद देखा थोड़ा सा, क्योंकि हमारे मेन ग्रुप में भी जो ग्रुप में भी चर्चा चल रही थी तो थोड़ा सा देखा मैंने जो हो रहा है उसके ऊपर मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, जो हो रहा है वो होने तो बाद में देखी जाएगी। पर हम आप हमारी तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं क्योंकि हम इंडिया वर्ल्ड कप जीता, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन दैट आप आए, वो मैचेस देखे, वुमेंस क्रिकेट आप देख ही रहे हो क्या माहौल बना है। तो मेरा ये मानना है और मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम की जीत नहीं थी, ये वर्ल्ड कप ये हर भारतवासी की जीत थी जो चाह रहा था कि अपनी इंडियन वुमेन्स टीम अच्छा करे, तो ये हर भारतवासी के लिए ये डेडिकेटेड है। और अभी बस ये स्टार्ट ही है, मतलब दिस इज द स्टार्ट। आगे आगे देखते हैं होता है यार क्या बात है। चलो अभी हम लास्ट सेगमेंट पे जाते हैं। ओके सर, अभी हमारा ये लास्ट सेगमेंट है सुपर ओवर। आपको 6 बॉल डाले जाएंगे। ओके तो पहला कोच जिन्होंने आपकी लाइफ बदली, पहला कोच जिन्होंने आपकी लाइफ बदली, 2 नाम ले सकते हैं? हाँ, मेरे पिताजी अनिल मुजुमदार और आचरेकर सर, गुरु। उनके बगैर मुझे नहीं लगता मैं क्रिकेट में आता और यहाँ तक पहुँचता। आचरेकर सर का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। क्या फेवरेट मुंबई मैदान बैटिंग के लिए? मैदान? हाँ। मेरी शुरुआत क्रॉस मैदान से हुई थी, तो क्रॉस मैदान। ओके। इंडियन वुमेन्स ड्रेसिंग रूम का बेस्ट प्रैंकस्टर कौन है? हरलीन देओल। अच्छा आपके ऊपर भी उन्होंने प्रैंक किया है? नहीं, आपने देखा ना वो इंटरव्यू। प्रैंक तो किया है पर काफ़ी सारी चीज़ें करती रहती है, वो लाइट रखती है, ड्रेसिंग रूम एकदम लाइट। मोदी जी से भी कुछ पूछा तो आपको पूछते थी कैसे, मतलब बाकी के प्लेयर्स? वो मैं हैरान था तभी जब उसने पूछा वो सवाल, पर वो तो अभी खैर पब्लिक में है, पर कमाल का सवाल था। ये सवाल बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही, पर जिस तरीके से हरलीन ने पूछा तभी सभी लोग हंस पड़े। क्या बात। अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या होते? हाँ, मुझे नहीं पता क्या होता मैं, बट आई थिंक आई वुड हैव बीन एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, ओके। I would have loved, either painting or some artistic form. ओके। आज का सबसे अंडररेटेड डोमेस्टिक प्लेयर कौन लगता है आपको मेंस में? अंडररेटेड डोमेस्टिक प्लेयर? आजकल कोई नहीं है अंडररेटेड, सब हाईली रेटेड। नो क्रिकेटर टुडे इन डोमेस्टिक क्रिकेट एट लीस्ट, नो अंडररेटेड क्रिकेटर। ज़माना बदल चुका है। सर आपको अगर आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एज अ प्लेयर तो कौन सी टीम से खेलना पसंद करते हैं आप? मेरी कर्मभूमि मुंबई इंडियंस। और किस कैप्टन के अंदर? हाँ।
रोहित शर्मा। हालांकि रोहित शर्मा ने मेरे कैप्टनसी के अंडर उनका डोमेस्टिक डेब्यू हुआ था मुंबई का, पर मैं खेलना चाहूँगा रोहित के अंडर। ओके, और अभी लास्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट, 6th बॉल है ये। हाँ 6th बॉल, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ डैश 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 डैश। Glorious uncertainties. Cricket is a game of glorious uncertainties. क्या बात है सर, आपने सुपर ओवर भी जीत लिया है तो अभी इस मैच के, अभी अपने वर्ल्ड कप भी जीता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो करियर की मैच थी मुझे लगता है वो ये थी, और आपने ये जीत ली है, तो हम आपको मैन ऑफ द मैच देंगे। अरे थैंक यू। सर आपके लिए 2 गिफ्ट्स हैं, ये कैप है और ये बैट है। थैंक यू। कैन यू जस्ट साइन इट? सर आपने मैन ऑफ द मैच तो जीत लिया है, तो आपका एक्सेप्टेंस स्पीच क्या है? दिस इज डेडिकेटेड टू अथर्व सुदामे। चलो मेरी तो लाइफ बन गई। अभी मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया, लेकिन मुझे मैन ऑफ द मैच लेते हैं या प्लेयर ऑफ द मैच लेते हैं, बराबर। तब हर कोई कहता है ना, मैं मेरे फादर को डेडिकेट करता हूँ, मैं मदर को डेडिकेट। दिस प्लेयर ऑफ द मैच इज डेडिकेटेड टू अथर्व सुदामे। चला